तो ये कोई हवा में नहीं हो रहा है, इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी पूरी सुरक्षा है, उसको उन्हीं की प्रश्रय में ये करनी सेना कर रही है। लेकिन हाँ, ये मुल्क के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। और असल चीज यही है कि जो बिजली है, पानी है, सड़कों की स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इस पे आप सवाल ना करें। इससे तंग होके भी आप सोचो कि अभी तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन शशि थरूर साहब, जहाँ पर 2000 पर्यटक हर दिन जा रहे हैं, जो संवेदनशील जगह है, वहाँ पर एक होमगार्ड भी नहीं होना क्या उचित था? शशि थरूर की मीटिंग हो और उसमें पुलिस की बटालियन नहीं लगी हो तो यही बिलबिलाएंगे कीड़े से कि 4 दिन हो गए हमारा एक बीएसएफ का सिपाही पाकिस्तान के कब्जे में है, 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, हम उनसे सिपाही भी वापस नहीं ले पा रहे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान डर रहा है, थरथरा रहा है, फरफरा रहा है, मरमरा रहा है। भारत के राज्य सभा का सांसद, यदि उसके कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हो सकता है सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर, एक छोटी सी बात है, उसने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर आप औरंगजेब को खोद रहे हो तो आप एक बार राणा सांगा की भी भूमिका को देखो। आप कि राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा वो व्यक्ति जिन्होंने बाबर को बुलाया, महारानी कर्णावती जो थी अपनी स्टेट को बचाने के लिए उन्होंने हुमायूं को बुलाया उन्होंने। यानी कि भारत के हिस्टोरियन जो बहुत जिन्होंने एमिनेंट काम किया, आप उनको पाकिस्तानी कहेंगे? भूलेगा काडर उनका, कैसे भूलेगा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे वही नेता हैं जो शमशान कब्रिस्तान करते हैं, ये वही नेता है जो मंगलसूत्र छीनने वालों के लिए किसको संबोधित करते हैं, वही आदमी है जो कपड़ों से पहचानने के लिए किसको संबोधित करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका काडर ये बात नहीं जानता है कि प्रधानमंत्री चाहते क्या है। इसमें एनसीईआरटी ने क्लास 7 मध्यकालीन भारत के लिए जानी जाती है, उसमें सल्तनत और मुगल दोनों हटा दिया, कोर वैल्यूज हटा रहे हैं। आप भारत और मुगल शासन को अलग कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं 6 और 8 साल के बच्चों को पासपोर्ट लेके आप अकेले पाकिस्तान में लाहौर की सीमा से ढकेल देंगे और अम्मा यहाँ रह जाएगी? हम जितने अत्याचार कर रहे हैं बदला लेने के लिए, उसमें आम आदमी को तंग कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का सियासतदान, वहाँ की सैनिक शासन और वहाँ का शैतान एजेंसी आईएसआई इस प्रकार के कुकर्म के लिए जिम्मेदार है। आईएसआई के लुच्चे या सैनिक अधिकारी जो लोग केवल हथियारों की दलाली करने के लिए हर समय युद्ध मॉन्गरिंग करते हैं, या वहाँ के सियासतदान जो कुछ भी बकवास बक रहे हैं, परमाणु बम चलाने से लेकर, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोमबत्ती जलाई, पाकिस्तान के झंडे को पैर से कुचला, भारत माता की जय बोली, 4 मुसलमान को थप्पड़ मारे और हम राष्ट्रवादी हो गए। और हम फिर घर में गए, अपन ने टीवी का रिमोट लिया और 4 चैनल देखे, सी टीवी, जी टीवी, फी टीवी, और भारत माता की जय किया, तो पेट भर के खाया और सो गए। हम भूल गए हैं कि इस देश में मुसलमानों ने भी उतनी मेहनत करी है, हिंदुओं ने भी करी है। आज आप सोचिए, मैं कल ज्योतिबा फुले की मूवी देखने गया, वहां पर उस मूवी को स्टॉप करने के लिए जो कितनी सेंसरशिप करी गई है। क्या हमको नहीं पता लगेगा कि हमारे फोर फादर्स ने क्या कांड किए हैं? अगर हम इतने अच्छे होते, हमारा स्वर्णिम इतिहास है, हम इतने महान लोग हैं, तो हम अंग्रेजों के गुलाम बने कैसे? फिर ये सवाल नहीं पूछेंगे हम लोग कि हम कैसे गुलाम हो गए अंग्रेजों के? जब पुलवामा हमला हुआ था लास्ट टाइम, तो भारत ने पाकिस्तान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। वहां का जो आयात था उस पर 200% टैक्स लगा दिया था और लगभग व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए थे। इसके बावजूद पिछले कई सालों से हर साल $10 बिलियन का निर्यात भारत से हो रहा है, लेकिन रास्ते बदल दिए गए। दुबई से हो रहा है, कोलंबो से हो रहा है, सिंगापुर से हो रहा है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को पता चल सकता है, एक थिंक टैंक, प्राइवेट थिंक टैंक को पता चल सकता है, तो भारत सरकार को नहीं पता चल सकता होगा कि इल्लीगल ट्रेड चल रहा है। वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए शिक्षा की फाइलें जल गई हैं। और मुझे लगता है शायद यही लक्ष्य रहा होगा इन सब बातों का, इसी वजह से ये हुआ है। नहीं, ये लक्ष्य नहीं रहा होगा, यही षड्यंत्र रहा है, षड्यंत्र। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं पंकज चतुर्वेदी जी, विश्वदीपक और अश्विनी शंकर। आप तीनों का स्वागत है। विश्वदीपक, मैं खबर की शुरुआत रामजी लाल सुमन से करूंगा। ये दलित और समाजवादी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद, आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, आपने पिछले बार इनके बारे में काफी कुछ बताया था। इनके ऊपर एक टोल नाके पे करणी सेना ने हमला किया। हमले में उन्होंने टायर फेंके, जो कर सकते थे इंटिमिडेट करने के लिए, उनको जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। और हमला करने के बाद जो करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज शेखावत, उसकी भाषा को पढ़ना बहुत जरूरी। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसने कहा कि क्यों भाई रामजी लाल सुमन, मजा आया? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सुनिश्चित है। फिर इसके बाद वो लिखता है कि हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा की अध्यक्षता में योद्धाओं द्वारा गभाना टोल पर रामजी लाल सुमन को घेरते हुए आक्रामक प्रहार किया गया। ऐसा लगता है जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो। लिखता है कि दुर्भाग्यवश कड़ी सुरक्षा के चलते वह फिर से बच निकला।
फिर लिखता है कि योद्धाओं सुनो, ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इस निर्लज्ज की हड्डी तोड़ कुटाई ना हो जाए। क्षत्रिय करणी सेना इस आक्रमण की पूरी जिम्मेदारी लेती, इंकलाब जिंदाबाद। मतलब कितना घटिया है ये, कानून के शासन पर कितना जबरदस्त मजाक है ये। मतलब ये इस तरीके से व्यवहार कर रहा है जैसे कोई आतंकी संगठन हो। विश्वदीप। बिल्कुल। असल में आतंकी संगठन है ही। ये इनको आतंकी संगठन का दर्जा भले ही किसी भारत सरकार ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने या अमेरिका ने ना दिया हो, लेकिन अपने सोच में, अपने इंटेंशन में और अपनी कार्य प्रणाली में ये किसी भी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है, एक बात। लेकिन इसने जो लिखा तो लिखा, आप ये सोचिए कि अगर यही बात किसी दूसरे आदमी ने लिखा होता उत्तर प्रदेश में, तब तक बहुत मुमकिन है कि वो गिरफ्तार हो गया होता। और मुझे इससे ज्यादा जो है परेशानी की बात ये लग रही है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ हैं जो मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनका सबसे वीक स्ट्रांग पॉइंट है, जिसके आधार पर वो दोबारा सत्ता में वापसी करके लौटे, और जिसको वो एक अपना पॉलिटिकल प्लैंक बनाते हैं और उसको सेल करते हैं तमाम जगहों पे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो गया है। वो उनकी सरकार और उनकी पुलिस इस मसले पे खामोश है, जबकि उसको पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल में डालना अशांति फैलाने को लेकर के कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो खुद क्षत्रिय समाज चाहते हैं, उनकी सह में, उनके प्रश्रय में ये गुंडागर्दी चल रही है। और इसके पीछे उनके अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हो सकते हैं, जो कि हैं, लेकिन इससे समाज में अस्थिरता फैलेगी, और अस्थिरता फैलेगी देश है, या एक तरीके से आप समझिए कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कभी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, आज आप इन लोगों ने लालजी राम सुमन के घर में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अखिलेश यादव वहां पे रैली लेकर के गए, उन्होंने अपनी एक तरह से स्ट्रेंथ दिखाई। कल को हो सकता है, आज इन्होंने अटैक किया, कल को फिर से कोई इनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इस देश में एक तरफ जहां पाकिस्तान से अटैक हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेट है, वहीं पे इंटरनली भी ये लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि इनका पॉलिटिकल रिलेवेंस बना रहे। लेकिन ये देश के लिए खतरनाक है, और ऐसे लोगों को पकड़ करके तुरंत जेल भेजना चाहिए। आपने देखा ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पहलगाम को लेकर के जिन्होंने भी सवाल उठाए, ये छोटे मोटे कुछ ऐसे सवाल उठा दिया, और उनको जेल में डाल दिया गया, उनके खिलाफ केसेस फाइल हो गए। और ये आदमी खुलेआम थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है, और जो कि सुमन जो है कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो राज्यसभा का एमपी है। तो बिल्कुल। उसके खिलाफ देखो धमकी दे राज्यसभा करके, और सांसद है। बिल्कुल सांसद राज्यसभा है। सांसद है। बिल्कुल। तो ये कोई हवा में नहीं हो रहा है, इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी पूरी सुरक्षा है, उसको उन्हीं के प्रश्रय में ये करनी सेना कर रही है। लेकिन हाँ, ये मुल्क के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये योगी के लिए भी ठीक नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ का ये कैलकुलेशन है कि ये नंगाई करके, गुंडाई फैला करके वो अपना पॉलिटिकल माइलेज लेते रहेंगे और अपना वोट पाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनका भी इकबाल खत्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। उनका जो सबसे मजबूत उनके बारे में जो धारणा बिंदु था, वो यही था कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक हुई है। वो टूट रहा है, वो इकबाल टूट रहा है। ये उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में खतरनाक है। बिल्कुल ठीक बात है। पंकज जी, एक चीज सोचिए कि ये बात तो विश्वदीपक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका इकबाल टूट रहा है। देखिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा रेप की घटनाओं में उत्तर प्रदेश आगे। और इस किस्म की जब घटनाएं घटती हैं तो निश्चित रूप से पब्लिक ये सोचती है कि जब एक राज्यसभा सांसद, एक सांसद के साथ इस तरह की घटना घट सकती है तो उसके साथ क्या हो सकता है। एक सवाल जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति महोदय, उनका संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए। आपको तो वैसे भी बंद किया जा सकता, क्योंकि आप योगी जी के साथ में इकबाल शब्द यूज कर रहे हो। इकबाल उर्दू का शब्द है, तो आप ऐसे संकट में फंस सकते हैं। ये सही कह रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि संसद आवारा हो चुकी है। जिस सदन में सैकड़ा भर कैमरा लगा हो, जिसमें कहते हैं कि नई वाली संसद में पंछी भी पर नहीं मार सकता, वहां पर 50,000 रुपए एक विपक्षी दल के सांसद की सीट पे पड़े मिले, और आज की तारीख तक ये नहीं बताया जाए कि ये पैसे कहां से आए, तो सभी का इकबाल खतरे में है। तो चूंकि आज की तारीख तक दोनों सदनों के प्रधानों ने अपने किसी भी सांसद को कोई प्रश्रय नहीं दिया है, बहुत स्पष्ट है। खासतौर पर विपक्षी सांसदों को जो दिया ही नहीं है, तो किसकी क्या जिम्मेवारी है उसकी बात तो बेमानी है। रामजी लाल सुमन निपट लेंगे अपने तरीके से, उनके साथ में अखिलेश यादव है, वो सब करते रहेंगे। दोनों लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, और ये सुनियोजित तरीके से, इट इज वेल क्राफ्टेड।
लेकिन आप एक चीज सोचिए कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा दो ऐसे जिले हैं जिनको सबसे प्राइम माना जाता है, लखनऊ से ज्यादा दिल्ली का एक्सटेंशन है। आप यकीन माने कि पिछले 15 दिन से गाजियाबाद की जो पॉश कॉलोनी कहलाती है, वहां पर 8-8 घंटे लाइट जा रही है। जो बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर इस जिले में लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन पैक्ड वाटर। लोकल लेवल के जो लुच्चे हैं, छिनेती, सड़क पर गलत चलते हुए एक्सीडेंट, ये तो रोज का रूटीन का काम है। अब किस सरकार के इकबाल की बात कर रहे हैं? इक को हटा दीजिए तो बाल भी नहीं बच रहा है। हम और असल चीज यही है कि जो बिजली है, पानी है, सड़कों की स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इस पे आप सवाल ना करें। इससे तंग होके भी आप सोचो कि अभी तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए हम एक राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बांटने की एजेंसी खोल चुका है पूरा देश, और वो खुद को बड़ा राष्ट्रवादी सिद्ध करने के लिए दूसरे को राष्ट्रद्रोही तय कर रहा है। और यही खेल पाकिस्तान चाहता था कि भारत में आंतरिक संघर्ष बढ़े, और जो ये हालत है, हम एक आंतरिक संघर्ष की ओर जा रहे हैं। मेरे मोहल्ले में फला व्यक्ति सब्जी बेचने नहीं आएगा, ये गाजियाबाद जिले के लोनी में हुआ, अभी पीटा गया। कोई व्यक्ति सवाल करेगा, हम उससे मुकदमा कायम करा देंगे। नंद किशोर गुर्जर, जो कि एक हफ्ते पहले फटा कुर्ता और नंगे पैर घूम रहे थे कि पुलिस ने उनको कूटा था, और वो निहाल सिंह राठौड़ के खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे पुलिस में। और एक सवाल, क्या मैं ये सवाल नहीं करूंगा, मेरे देश के लोग शहीद हो गए, बेकसूर लोग मारे गए, जो लोग बेचारे केवल एक अच्छा खूबसूरत नजारा देखने गए थे, उसका सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? आप अपने जिले से अगले जिले में एक पेटी दारू लेके नहीं जा सकते हैं, निकल के देख लीजिए। वहां पर वो असलहा आ गया, M24 ऐसा कुछ कहा जा रहा है, वो अमेरिकन कार्बाइन है, जो भारत में यानी दक्षिण एशिया में ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वो अकेले अफगानिस्तान में अमेरिकी अपना छोड़ के चले गए, वो बची हुई है। वो भारत में आ गई। 300 किलो RDS पुलवामा में आ गया था। जिस जगह हमला हो रहा है वहां पे 1.5 घंटे सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं पहुंच रही है। शशि थरूर बहुत प्यारी बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हर जगह होता है, नो वन कैन गिव द फुल प्रूफ सिक्योरिटी। लेकिन शशि थरूर साहब, जहां पर 2000 पर्यटक हर दिन जा रहे हैं, जो संवेदनशील जगह है, वहां पर एक होमगार्ड भी नहीं होना क्या उचित था? शशि थरूर की मीटिंग हो और उसमें पुलिस की बटालियन नहीं लगी हो, तो यही बिलबिलाएंगे कीड़े से, जिसको जो दूसरों को कैटल क्लास समझते हैं। कैटल क्लास समझने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इट इज नॉट ओनली द इंटेलिजेंस फेलियर। हम इन पूरी घटनाओं को देखते हैं तो रामजी लाल सोवन की घटना बहुत गौण है। आप मान के चलो कि ये माइंड डाइवर्टिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। हम जिन सवालों से जूझ रहे हैं, बिजली के, पानी के, सड़क के, उन मुद्दों से आपको भटकाने के लिए। अब आप देखिए कि मैं बाद में बात करूंगा इस पे, यानी हम आज क्यों नहीं बात कर रहे कि 4 दिन हो गए हमारा एक BSF का सिपाही पाकिस्तान के कब्जे में है। 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, हम उनसे सिपाही भी वापस नहीं ले पा रहे। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि पाकिस्तान डर रहा है, थरथरा रहा है, फरफरा रहा है, मरमरा रहा है। पाकिस्तान की औकात ही नहीं है हमारी आर्मी के सामने, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने BSF के एक सिपाही को पंजाब बॉर्डर से वापस नहीं लेके आ पाए। 3 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं पिछले 4 दिन में। बिल्कुल है ठीक ना? बात है। तो हम प्यास, है ना, हम लंदन में पानी की 200 ml की बोतल लेके अपना पिछवाड़ा दिखा के प्रदर्शन करते हैं गुजरातियों को लेकर। हम कौन, ये जो छद्म राष्ट्रवाद है, जो टैक्स चोरी करते हैं, जो गलत दिशा में चलते हैं, जो सड़क चलते गुटखा थूकते हैं, वो जितने लोग हैं वो सब राष्ट्रवादी बने हुए हैं अभी। और जिनके घर से बोलो कि चलो एक एक बच्चे को फौज में भेज दो, हम्म
अभी आ जाएगी समझ में। बिल्कुल। अश्विनी, मैं एक चीज पूछूंगा कि ये बात तो सही है कि आंतरिक संघर्ष की स्थिति है, जैसे पंकज जी बता रहे हैं, और आप भी महसूस कर रहे होंगे दिन प्रतिदिन की लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आपको भी बांटे जाते होंगे, पर इससे तो आंतरिक रूप से तनाव लगातार बढ़ता ही रहेगा ना, मतलब कम होने का तो नाम ही नहीं लेगा। कुणाल, 1947 से आज तक जो वुंड्स होते हैं कुणाल, उनको हील किया जाता है। हमारा पार्टीशन हो गया, पहले पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, राइट और रॉन्ग, लेकिन जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनके बीच में और मेजॉरिटी के बीच में रिकॉन्सिलिएशन आज तक नहीं हुआ। इस दिशा में सरकार ने कोई कार्य नहीं करा है कि हम आपस में बैठे, हमारे में डायलॉग हो, संवाद हो, क्योंकि जब तक हम इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे कुणाल, वी विल बिकम द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ दोज पीपल हु वांट्स टू सी इंडिया not developing, not progressing and getting entangled into its own chaos। आप समझ रहे हैं? अब ये प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, मैं एक बात मानता हूं, भारत सरकार है वो, भारत सरकार जो ओथ लेती है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर लेती है। तो आज समय है कि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इंटैक्ट करना चाहिए, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए। एक पॉजिटिव चीज ये हुई है जो कल मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि 140 करोड़ भारतीय, तो ये जो नीचे के जो काडर के लोग हैं इनको समझना चाहिए कि 140 करोड़ भारतीय हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसमें मुसलमान भी आता है, उसमें ईसाई भी आता है, सभी सब कोई आता है उसके अंदर। तो ये मैं चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाना कि हमें अपने प्रधानमंत्री की इस बात को, जो उनका काडर है, जो खासकर जो बीजेपी का लोकल लेवल का काडर है, वो इस बात को समझे। 140 करोड़ भारतीय, भारतीय होना बड़ी चीज है। बाकी हमारी जाति क्या, हमारा धर्म क्या है, वो बात की बातें हैं। और अभी क्या हुआ कुणाल, आप देखो पहलगाम में क्या हुआ, उस चीज ने एक नया डिबेट शुरू कर दिया सोसाइटी के अंदर। जैसे कल मैं अपने हम्म। एक दोस्त से बात कर रहा था, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो कह रहा था हमारे हम्म। घर के बाहर लोग नारे लगा रहे थे, गोली मारो गद्दारों को। हम्म। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। जिस मैं कहा ये जो लोग हैं, मैं कहा घर में कई बार क्या होता है ना, कुछ अल्प बुद्धि के लोग होते हैं, वो कुछ कुछ आपको बोल देते हैं, तो आपको एक कान से सुन के कान से निकाल देना चाहिए। मैं कहा देश हम हम्म। सबका है ये, और ये चीज मेरे ख्याल से हमारे जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं उनको ये बात परपिचुएट करनी चाहिए। पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ बहुत बुरा हुआ। अब आप सोचिए, भारत के राज्य सभा का सांसद, यदि उसके कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हो सकता है, सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर, मेरे लिए, बिकॉज मैं पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ, भारत का नागरिक हूँ, एक छोटी सी बात है, उसने अपने वक्तव्य में ये कहा कि अगर आप औरंगजेब को खोद रहे हो तो आप एक बार राणा सांगा की भी भूमिका को देखो आप, कि राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा वो व्यक्ति जिन्होंने बाबर को बुलाया। राणा सांगा की जो बहू थी कर्णावती, राइट और रॉन्ग, महारानी कर्णावती जो थी, अपनी स्टेट को हुमायूं बचाने के लिए उन्होंने हुमायूं को बुलाया उन्होंने। उन्होंने तो आप हुमायूं वो भी को तो बुलाया देखिए था। ना, आप हिस्ट्री को टोटलिटी में पढ़िए। आप हिस्ट्री को आप हैरान हो जाएंगे कुणाल। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये कह रहे थे एक टीवी चैनल पे कि इरफान हबीब पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी स्कॉलर को सुनना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि भारत हम्म। के हिस्टोरियन जो बहुत, जिन्होंने एमिनेंट काम किया, आप उनको पाकिस्तानी कहेंगे। भारत में और पाकिस्तान में फर्क है। हम भारतीय हैं, हम पैदा भी भारतीय होंगे, हम मरेंगे भी भारतीय, और यही हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। आप इस आइडेंटिटी के साथ मत खेलिए, वरना ये भारत का जो फैब्रिक हमने 75 साल में ताना बाना बूंद के जो हमने खड़ा किया है ना, ये ताना बाना बिखर जाएगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं पंकज जी। लेकिन एक चीज देखिए, जिस बात को अश्विनी कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीयों को संबोधन जब देते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो काफी पॉजिटिव बात होती है, पर आम जनता कैसे भूल जाएगी, जो उनका कैडर कैसे भूलेगा, काडर उनका कैसे भूलेगा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे वही नेता हैं जो शमशान कब्रिस्तान करते हैं, ये वही नेता है जो मंगलसूत्र छीनने वालों के लिए किसको संबोधित करते हैं, ये वही आदमी है जो कपड़ों से पहचानने के लिए किसको संबोधित करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका काडर ये बात नहीं जानता है कि प्रधानमंत्री चाहते क्या है। दूसरी बात ये कि जब कोई कहता है कि हिस्ट्री को टोटलिटी में समझना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि हिस्ट्री को टोटलिटी में अश्विनी समझेंगे कैसे हम। आज की ही खबर है जिसमें एनसीईआरटी ने क्लास 7 जो एनसीईआरटी ने मध्यकालीन भारत के लिए ट्वेल्थ जानी को जाती हटा है, दिया।
उसमें सल्तनत और मुगल दोनों हटा दिया। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मध्यकालीन भारत दो भागों में बांटा गया था। 8वीं शताब्दी दिल्ली से 13वीं सल्तनत, शताब्दी के बीच में सल्तनत और 13वीं से लेकर के 18वीं के बीच में मुगल काल। उन्होंने मुगल सल्तनत और मुगल दोनों हटा दिए। आपने जोड़ा क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप गंगा जोड़िए, यमुना जोड़िए, आपका मन आता आप जो भी जोड़िए, लेकिन आप हटा क्या रहे हैं? कोर वैल्यूज हटा रहे हैं। आप भारत और मुगल शासन को अलग कर रहे हैं। आप सोचिए कैसे, मतलब कैसे टोटलिटी में समझेंगे पंकज जी? कुछ नहीं मैं तो समझेंगे। इसको टोटलिटी में समझने की बहुत बड़ी चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग आज के अखबारों की खबर पे बातचीत कर रहे हैं। हम्म। मैं आपको एक खबर बताऊं, हम्म। सबने सुन लिया। 27 तारीख तक सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ दो, 29 तारीख तक मेडिकल वाले छोड़ दो। फिर अभी हम लोगों ने 1 साल पहले जश्न मनाया था कि हमारे देश में नागरिकता कानून लागू हो गया है, अब सब हिंदुओं को हम नागरिकता दे देंगे। मैं एक केस पढ़ रहा हूँ टेलीग्राफ में आज का, वो है बोलांगीर का। क्योंकि बोलांगीर उड़ीसा में है, इंटीरियर है, इसलिए उसकी खबर दिल्ली तक नहीं आएगी। एक लेडी है शारदा कुकरेजा, 1986 में 60 दिन के वीजा पे वो इंडिया आई। फिर उनका वीजा बढ़ता रहा। उनकी शादी यहीं पर एक व्यक्ति से हो गई, उसके 2 बच्चे हैं। पिछले 35 साल में उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो पाकिस्तानी। अभी उसको जाकर पुलिस ने नोटिस दे दिया कि तुम वापिस पाकिस्तान जाओ। अब हमारा इस समय बाघा और अटारी का जो सीमा है, आम आदमी के आंसुओं से तर है। आप भले ही सिंध का पानी रोक दो, दरिया चिनाब को रोक दो, लेकिन आंसुओं के इस सैलाब को कैसे रोकोगे? सैकड़ों लोग ऐसे हैं। ये लेडी कह रही मुझे तो अपनी याददाश्त में ही नहीं मालूम है कि 70 में मेरा घर कहाँ पे था। मेरे घर का तो वहां कोई बचा ही नहीं। मैं वहां जाऊंगी तो क्या करूंगी? देश की भाभी सीमा हैदर को यदि नोटिस दे दिया गया, वो कैसे जाएगी? वो 4 बच्चे यहाँ छोड़ेगी, साथ ले जाएगी, और एक यहाँ पैदा हुआ यहीं का होगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण। 5,000 लोगों में से कम 2,500 लोग ऐसे हैं जिनकी बीवी यहाँ की है, हस्बैंड वहां का है, बच्चों के पासपोर्ट वहां के हैं, माँ बाप के यहाँ का है। क्या आप सोच सकते हैं 6 और 8 साल के बच्चों को पासपोर्ट लेके आप अकेले पाकिस्तान में लाहौर की सीमा से ढकेल देंगे और अम्मा यहाँ रह जाएगी? हम जितने अत्याचार कर रहे हैं बदला लेने के लिए, उसमें आम आदमी को तंग कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का सियासतदान, वहां की सैनिक शासन और वहां का शैतान एजेंसी ISI इस प्रकार के कुकर्म के लिए जिम्मेदार है। और हम तनाव में किन लोगों को परेशान कर रहे हैं? अब आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक राइटअप है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत अभी तक कोई भी ऐसा ताकतवर तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, और इसी कारण से हमले के कारण ढूंढे जा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। आप देखिए, अभी परसों के ट्रिब्यून में हरियाणा की खबर थी। 50 साल से वो इंडिया में रह रहे हैं, जो कि रिफ्यूजी भारतीय हैं। जोधपुर के बॉर्डर से लेके वो इलाकों में सैकड़ों लोग हैं जिनको अभी सरकार ने नोटिस दे दिया कि आप जाओ। तो ये जो ऐसे लोग जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये हमारा जो CAA कानून जिसको हम लोगों ने ढोल बजा के प्रचारित किया था, उसकी असफलता का दस्तावेज है। ये जो लेडी है शारदा कुकरेजा, वो कह रही हम 3 बार भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर चुका है, हर बार न जाने अनजान बहाने बना के हमारी नागरिकता को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये बहुत आम लोग है। इसका आदमी चूड़ी का व्यापारी है, सोच लो, जाहिर है छोटे सा ही होगा। जो हरियाणा से जो खबर आ रही है अंबाले के पास की, वो लोग बिल्कुल कच्ची जमीन पे रहते हैं। मजनू के टीला में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक तो पूर्व सांसद है जो बेचारा कुल्फी की रेहड़ी लगाता है, सांसद था पाकिस्तान में। सबके इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड में सबके पाकिस्तानी दर्ज हैं, सबको नोटिस दे दिया गया। CAA कानून का भी असफलता दिख रही है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। दूसरा चीज है कि हमने जल्दबाजी में एक ऐसा ऑर्डर दे दिया जिससे आम लोग, जिनको इस सियासत से कोई वास्ता नहीं है,
उनके दिल में, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बराबर में बसता है देश के रूप में। बिल्कुल। और इससे वो जो दुष्ट लोग हैं, आईएसआई के लुच्चे या सैनिक अधिकारी, जो लोग केवल हथियारों की दलाली करने के लिए हर समय युद्ध मॉन्गरिंग करते हैं, या वहां के सियासतदान जो कुछ भी बकवास बक रहे हैं परमाणु बम चलाने से लेके, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि हम हाँ, भारतीय मीडिया की खबरों को सच मान लें तो वो तो अपने बच्चों को कनाडा और अमेरिका भेजते रहे, यदि वो सच है तो। जी। बिल्कुल। तो हम ये खबरों की आज बात करें, अखबारों को पलट के देखा, आपको लगेगा कि हम खबरों के मामले में हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारी खबरें एक तरफा है कि केवल हम मोमबत्ती जलाई, पाकिस्तान के झंडे को पैर से कुचला, भारत माता की जय बोली, 4 मुसलमान को थप्पड़ मारे और हम राष्ट्रवादी हो गए। और हम फिर घर में गए, अपन ने टीवी का रिमोट लिया और 4 चैनल देखे, सी टीवी, जी टीवी, फी टीवी, और भारत माता की जय किया, तो पेट भर के खाया और सो गए। लेकिन वो जो सैनिक 4 साल 4 दिन से पाकिस्तान की रेंजर्स की गोद में कैद में, वो वापस नहीं आया, उसकी हमको सोचना नहीं है। जो जंटू अली खां बंगाल में जो मर गया, जिसका एक भाई और फौज में, और वो कह रहा है कि मैं ये कंधा देने आया हूँ, फिर से सीमा पे जा रहा हूँ, उनकी क्या संवेदना है, उनके बारे में हम नहीं सोच रहे। जो 26 लोग मर गए, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों के घर में अर्निंग मेंबर नहीं बच रहा है, या जिन लोगों के घर में दर्दों का दरिया है, हम उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। मोमबत्ती, नारे, गाली, सोशल मीडिया में माँ की बहन की करना, बस इस हमले के लिए 101% केवल यही उसकी साजिश थी कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा हो, और आपने वही नफरत के जो उसने बीज बोए थे, उसको पानी देने का काम ये बजरंग दल, विश्व हिंदू सेना, करणी सेना, फलानी सेना, ये सब वही कर रही है। और और कौन पूरे कर रहा है? देश में और यही आज चल की रहा है तारीख पंकज जी। मैं और कह आज रहा की हूँ कि तारीख तक मोहन भागवत ने कभी यह बयान नहीं दिया कि आप ये मत करो। भाई पूरे देश में तो हमने कोविड में भी देखा, कोविड में भी यही हुआ था। कोविड में आप याद करो, मौलाना साहब के बराबर कोई विलेन नहीं था। मौलाना साहब ये हो गया, फिर उसके घर में मौलाना साहब के पास पाकिस्तान से आए पैसे की इतनी वो है। फिर क्या हुआ, मौलाना साहब से अजीत डोभाल की मुलाकात हुई, और मौलाना साहब आज भी भाषण दे रहे हैं सब जगह। बिल्कुल। नहीं तो पंकज जी, जब मैं कह रहा हूं कि ये जो एनसीईआरटी वाली खबर इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी खबर इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये देखिए कि ये चीज हर जगह फैला रहे हैं ना। मतलब आप समझिए कि किताबों को भी वो हिंदू बनाम मुस्लिम कर दे रहे हैं सुनी। वो अच्छा, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान आज को की भी। तारीख तक एक सेकंड में आपको जी। रोक रहा हूं। जो जी आज की सर। तारीख में अंकिल लोग सोसाइटी में बैठ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपको रोज 20 व्हाट्सएप भेज रहे हैं, जो उधर पाकिस्तान लंदन एम्बेसी के बाहर पिछवाड़ा दिखा रहे थे, वो सब लोग तो पुरानी टेक्स्ट बुक पढ़ के ही आए थे कि नई वाली पढ़ी थी उन्होंने? कौन सी पढ़ी थी उन्होंने? पंकज जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पर मैं बीच में इंटरवेंशन करना चाहूंगा। आप समझिएगा, ये एक बहुत बड़ी गलती हमारी सरकारों से हुई है। हमने क्या सोचा, आप समझिएगा, जैसे आप तो खुद पुस्तकों की दुनिया से आते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट बहुत बेहतरीन किताबें छापती है। हमने क्या सोचा कि हाँ, हम जो है एनबीटी बनाएंगे, एनसीईआरटी बना देंगे, आईआईटी बनाएंगे, आईएम बनाएंगे, एम्स बना देंगे, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे। लेकिन सर, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस पे जो लोग जा रहे हैं, वो किस पारिवारिक समावेश से आ रहे हैं सर, आप ये समझिए। उनका परिवार, उनका समाज वही है, बस उन्होंने एक एग्जाम पास कर लिया। हमने शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया सर। जबकि शिक्षा का उद्देश्य होता है आपके मेंटल माइंड को ओपन कर देना। तो मेंटल माइंड तो ओपन हुआ ही नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये वही लोग हैं जिन्होंने मक्खन लाल चतुर्वेदी वाली एनसीईआरटी पढ़ी है। ये वही लोग हैं जो आर एस शर्मा की एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं। ये वही जमात है जो आज हिंदू मुस्लिम, जितने भी आपको अंकल टाइप के लोग दिखेंगे 50+ के, यही वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमको किसी वो जो को ये शर्म कांग्रेस के नहीं आ समय रही। में अच्छा पेंशन खा रहे थे सब, पेंशन खाने एग्जैक्टली वाले लोग हैं सर, मोस्टली। मैं दिल्ली से आता हूँ और मैं आपको एक बात बताऊंगा। ये मेरा इंटरेक्शन हो रहा था मेरे दादाजी के साथ, जब तो वो नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें सिखाई। उन्होंने कहा कि जब भारत का पार्टीशन हुआ, और हम भी उस पार्टीशन से ही आए हैं सर, क्योंकि मेरे हम हरियाणा में थे, मेवात एरिया था, वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका था, बहुत मारकाट हुई वहां पर। तो हमारी जो खेती थी वो सब छोड़ के भागे, बिकॉज हमारी जो फैमिली थी, जब उनका गांव में 1 या 2 घर थे बस, राइट, और बाकी सारी फैमिली मुस्लिम्स की थी, राइट। और वो हम वहां से भागे निकल के, बाद में फिर वो दिल्ली आए और जो भी हुआ। लेकिन मैंने अपने दादाजी के मन में कभी मुस्लिम्स के प्रति नफरत नहीं देखी।
कि मैं कहना चाहूंगा कि वो जब हम बहुत छोटे होते थे तो कई बार मैं नाम से, अरे सलीम यहाँ पर आओ यार, राइट, तो इस नाम से हमको बुला लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि अश्विनी, जो आपकी मानसिक जो स्थिति होती है, योर मेंटालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ योर सराउंडिंग्स, राइट। तो हमारी जो मेंटालिटी है वो क्या है सर? हमारी मेंटालिटी फॉर्म हो रही है आपके घर में। आपके घर में कौन लोग बैठे हैं? वो घर में आपको जाति बता रहे हैं, वो आपको धर्म बता रहे हैं। आप सोचिए व्हाट्सएप पे स्टेटस चल के जाति नहीं धर्म पूछ के मारा है। आप सोचिए पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, मैंने इंडिया की आईआईटीज आईएम्स के पढ़े हुए लोग हिंदू मुस्लिम करते हुए देखे। शेम ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम सर। डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए हम लोगों को, कि हमको ये नहीं समझ, हम भूल गए हैं कि इस देश में मुसलमानों ने भी उतनी मेहनत करी है, हिंदुओं ने भी करी है। आज आप सोचिए, मैं कल ज्योतिबा फुले की मूवी देखने गया, वहां पर उस मूवी को स्टॉप करने के लिए जो कितनी सेंसरशिप करी गई है, कि क्या हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानेंगे? क्या हमको नहीं पता लगेगा कि हमारे फोर फादर्स ने क्या कांड किए हैं? अगर हम इतने अच्छे होते, हमारा स्वर्णिम इतिहास है, हम इतने महान लोग हैं, तो हम अंग्रेजों के गुलाम बने कैसे? फिर ये सवाल नहीं पूछेंगे हम लोग कि हम कैसे गुलाम हो गए अंग्रेजों के? जब इतने बहादुर हैं, इतने यहां पर योद्धा पैदा हो रहे हैं, एक अंग्रेज ब्रिटेन जैसा मुल्क यहां से हजारों किलोमीटर दूर वो हमारे घर में आता है, हमको पीटते हैं, हमारी को कहते हैं तुम हमसे इंफीरियर हो, और उन्हीं दुकान तब खोल कोई के, सवाल नहीं पूछ रहा। दुकान खोल के एक प्रकार से बोले, एग्जैक्टली। मोहल्ले में किराने की दुकान खोली उन्होंने और हमारी हाँ, कुटाई की। अरे आप कुटाई बताएं, करी। जो जाति और धर्म की बात कर रहे हैं उनके लिए मैं खबर बता दूं, जो दिल्ली के मीडिया में नहीं आई है। परसों की खबर है, टीकमगढ़ जिले की, बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की घोड़े पे बारात निकासी निकल रही थी, निकासी हमारे यहाँ वो कहते हैं, और वो अकेले एक राजपूत के घर के सामने से निकली तो उसके घर की औरत ने पत्थर मारे, और फिर सबने बोले सारे तू घोड़े पे चढ़ के कैसे निकल गया हमारे यहाँ। बाद में फिर वो तो वीडियो बन रहे थे, पुलिस आ गई, ये हो गया। तो आज की तारीख में आज भी देश ऐसा के मध्य मार्ग में, दिल में, ये टीकमगढ़ की घटना है। तो जो पूछ रहे ना जाति और धर्म के अंतर, उनसे बोलो कि अभी भी जिस दिन आप मियाओं को कूट के संतुष्ट हो जाओगे, उस दिन फिर आप SC ST को ही कूटोगे, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति है अपने आप को श्रेष्ठतम दिखाने के लिए दूसरे को निकृष्टतम बनाना। आपने अपने आज की तारीख में जो राष्ट्रवाद की जो हवा लोग चला रहे हैं, वो सभी वो लोग हैं, वो लोग अपने को श्रेष्ठ राष्ट्रवादी बताने के लिए दूसरों को निकृष्ट बता रहे हैं, जबकि ये इनको नहीं मालूम है। जैसे नेहा सिंह राठौड़ की बात है, नेहा सिंह राठौड़ का सगा भाई अभी भी आर्मी में सेवा कर रहा है, और जो उसको गाली दे रहे हैं उनके जितने सगे भाई होंगे किराने की दुकान लगा के डंडी मार रहे होंगे। हाँ, वो डंडी मार रहे होंगे। वो जो गुजराती जो लंदन में पिछवाड़ा दिखा रहे थे पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, वो सभी लोग तिलक लगा के गए थे जानबूझ करके, क्योंकि वो भारतीय बन के नहीं गए थे, वो हिंदू बन के गए थे। और मुझे डाउट है कि उन्होंने एनसीईआरटी कभी पढ़ी होगी। एक चीज और, नहीं वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ी हो, स्टेट की पढ़ी हो, किसी ने भी पढ़ी हो, लेकिन आप ब्रॉडर लेवल पर सोसाइटी को देखें, डोंट गो टू इंडिविजुअल, है ना। मेरे देश में तो जब तक मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबें आती ही नहीं थी, क्योंकि हाँ, बहुत स्टेट कम बोर्ड की स्कूल किताबें थे आती थी, सीबीएसई राइट। के, है ना। बोर्ड की किताब अलग चलती थी, पाठ्यक्रम, सबका पाठ्यक्रम का ऑलमोस्ट मिजाज एक तरीका था। देखिए किताब जो है, अब जो अश्विनी ने बोला कि किताब केवल एक नौकरी पाने का जरिया, रटंतु पढ़ंतु लिखंतु, यानी आपके वो अपर माइंड तक जा ही नहीं रही है। और इसीलिए आप देख लीजिए, जिन संस्थाओं को नेहरू जी ने इस देश का मानक बनाने की कोशिश की, एनसीईआरटी, आईआईटी, आईएएम, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, वो अब कूड़े पे की तरह काम कर रही हैं। आप आईआईटी में जाके देखिए, लोगों की फीसेस कितनी बढ़ गई, स्पॉन्सरशिप अभी 1 महीने में खत्म कर दी गई बहुत सारे लोगों की। आईआईएम की फीस क्या इस लायक हो गई कि अब टॉप लोग जा सकें? आप देखिए कि जो यूपीएससी में टॉप आया उसके मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 54 पॉइंट समथिंग में देख रहा था। आप देख लीजिए ना कि हम किस ये एनसीईआरटी की किताब वाले होंगे, और जाते से जैसे ही आईएएस बनेंगे ना, तो वो जिस राज्य में जाएंगे पोस्टिंग होगी, उसके चीफ मिनिस्टर के पैरों में लटके रहेंगे कि जिला मिलता रहे। कार्रवाई कर दी गुना में, कि उत्पात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को अरेस्ट का वारंट निकाल दिया, उसका गुना से ट्रांसफर कर दिया गया। और आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, जो झंडू वामसरी के मसलों पे एसोसिएशन बनाते हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा नहीं किया कि यदि इस एसपी ने
सही कार्रवाई की थी तो इसका ट्रांसफर क्यों किया गया, जबकि मध्य प्रदेश में ऑन रिकॉर्ड इस समय ट्रांसफर रुके हुए हैं, ट्रांसफर 1 मई के बाद खुलेंगे। अश्विनी, अब एक खबर है जो हर अखबार में बिल्कुल फ्रंट पेज पर ही है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आपने जिक्र किया कि मन की बात का, Yes, उसमें कह रहे हैं कि मन की हर बात। भारतीय का, हाँ, हर भारतीय का खून खौल रहा है। पर आप, और मतलब खून खौल रहा है और खोलना भी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि भारत कठोर जवाब देगा। विपक्ष भी साथ है, पूरा देश भी साथ है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग साथ हैं। पर एक खबर और है साथ में जो जुड़ी हुई है, वो ये एक थिंक टैंक है, GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। वो ये कह रहा है कि पुलवामा हमले के बाद, जब पुलवामा हमला हुआ था लास्ट टाइम, तो भारत ने पाकिस्तान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। वहां का जो आयात था उस पर 200% टैक्स लगा दिया था और लगभग व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए थे। इसके बावजूद पिछले कई सालों से हर साल $10 बिलियन का निर्यात भारत से हो रहा है, लेकिन रास्ते बदल दिए गए। दुबई से हो रहा है, कोलंबो से हो रहा है, सिंगापुर से हो रहा है। से हो रहा है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को पता चल सकता है अश्विनी, ये एक थिंक टैंक, प्राइवेट थिंक टैंक को पता चल सकता है, तो भारत सरकार को नहीं पता चल सकता होगा कि इलीगल ट्रेड चल रहा है। मुझे नहीं पता ये सही शब्द है इसके लिए कि नहीं, इलीगल ट्रेड। वो इलीगल नहीं है, वो इलीगल नहीं है, इलीगल ट्रेड नहीं होता है। लेकिन एक तरीके से भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी उसको बाईपास करने का तरीका खोज लिया ना आपने। देखो असली कुणाल, उद्देश्य मैं क्या यहाँ था? पर एग्जैक्टली कुणाल, मैं देखो आपको यहाँ पे एक एक बात मिनट कहना चाहूंगा। अश्विनी, एक मिनट। इन प्रतिबंधों का असली उद्देश्य क्या था? कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड कम हो, पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ तोड़ी जा सके, और अगर कोई दूसरा रास्ता अपना करके आप उस रीढ़ को फिर से संगठित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सरकार की गाइडलाइन से दूर जा रहे हैं। देखो कुणाल, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान जो है ना, वो हमारे लिए बहुत सर का दर्द बन गया है। ये बात आपको, पाकिस्तान देखो ना, 1947 में हमारा इशू रहा, 65 में हमने देखा, 71 में हमने देखा, 99 में हमने देखा। हमने पंजाब की इंसर्जेंसी देखी है कुणाल, पंजाब में कितने लोग मरे हैं। वी हैव लॉस्ट आवर वन प्राइम मिनिस्टर इन दिस, इन खालिस्तान इंसर्जेंसी। एंड नाउ कश्मीर, कश्मीर में हमने देखा 1989 में कश्मीर मिलिटेंसी शुरू होती है, किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स को वहां से बाहर निकाला गया कुणाल। तो अब सवाल ये कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरा ये हक बनता है, मैं अपनी सरकार से सवाल पूछूं कि चलो आज आपके पास मेजोरिटी है, पिछले 10 साल से आप हैं सरकार में, तो आपने ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जिससे पाकिस्तान बैकफुट पे गया। पाकिस्तान को बैकफुट पर ले जाना है हमारे को, और वो हम कैसे लेके जाएंगे जब हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। अब GTRI कह रहे हैं सर आपने पब्लिक में तो कह दिया इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हैं, बट इफ यू लुक एट द अदर साइड, तो द बिजनेस कम्युनिटी उन्हें बहुत 10 तरीके निकाल दिए टू क्रिएट अ ट्रेड विद द पाकिस्तान। तो यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने का, इकोनॉमिकली प्रेशराइज करने का और इकोनॉमिकली क्रिपल्ड करने का, वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वी शुड स्टॉप, बिकॉज यू सी वी कांट, एक दूसरे में एक पहलू और है कुणाल, वी कांट चेंज आवर नेबर्स। हमने नेबर्स नहीं चेंज कर सकते, ये रियलिटी है। हम कैसे इसको डील करेंगे, ये हमारे, अभी जो पूरा डिबेट चल रहा है कुणाल, वो रिवेंज पर चल रहा है। मैं भारतीय हूं, भारतीय के साथ में हिंदू भी हूं, और हिंदू धर्म में हमको चीज सिखाई गई है कि बदले से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तो नहीं, और रास्ता क्या हिंदू होना भी चाहिए? मोदी वाला हिंदू, हिंदू हाँ, भी मोदी वाला हिंदू, तो हमको पंकज ये वाला समझना ड्यू। पड़ेगा कि हम ऐसे क्या करेक्टिव मेजर्स लें कि हमारे सामने पुलवामा या पहलगाम या कंधार आईसी हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, ये सारी चीजें ना दोबारा भविष्य में हो। आप देखिए अमेरिका एक कंट्री है यहाँ पर, उसके ऊपर अटैक होता है 2001 में, और आज तक कोई अटैक नहीं हुआ दोबारा। आज तक कोई अटैक नहीं हुआ, और हमारे हमारे यहाँ पर एक घटना घटित होती है, अगले साल फिर घटना घटित हो जाती है, और हम ये विश्व गुरु बात बनना चाहते हैं। तो ये बात शशि थरूर को बतानी चाहिए, जो कह रहे थे कि आसानी से इंटेलिजेंस फेलियर होता है देशों में। जो देश तय कर देते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होगा, जिन देशों की एजेंसीज आपस में कोलैबोरेशन करती हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेट करती हैं, वहां नहीं होता होगा। यहाँ तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे पंकज जी? एक्चुअल क्या है कि मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, मैंने कहीं निकाल के रखे थे, मैं अभी पा नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास में जो आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंगली पिछले 5 साल में भारत से पाकिस्तान को जो निर्यात है 124%, 124% बढ़ा है। और बताइए। हमने वहां से जो आयात किया है वो हार्डली 22 करोड़ या 25 करोड़ रुपए का है। ठीक है ना, तो वो मिलियंस में है, चूंकि वो मैं डेटा देख रहा था कहीं मिल नहीं रहा था।
तो ये तो डायरेक्ट व्यापार की मैं आपको बात कर रहा हूँ। हम्म। और जो थ्रू चैनल हो रहे व्यापार, वो एक अलग है। उसके अंदर डबल खेल भी है कि कहाँ की कंपनियां बनती हैं, फिर वो जिनको टैक्स हेवन होता है उसके थ्रू मूव होता है। हर कंपनी यार कुणाल, एडिशनल आप सोचो, आज तो पुलवामा हो गया कुणाल, हम आज तक दाऊद इब्राहिम जैसे को इंडिया वापस नहीं ला पाए। हु इज द अरे दाऊद मास्टरमाइंड इब्राहिम क्या, बिहाइंड? हमारा टाइगर 4 दिन से मेमन को बीएसएफ वापस का नहीं ला सिपाही पाए थे बैठा उसकी हुआ जगह। है। ये बात इंपॉर्टेंट है जो पंकज जी कह रहे हैं, 4 दिन से बीएसएफ का जवान बैठा हुआ हमारा वहां, सिपाही नहीं आया। तीन और फ्लैग आप मीटिंग हो चुकी फ्लैग है, मीटिंग इसके होगी। बाद में मुश्किल से आ पाए। आप सोचिए। और अब आप देख लीजिए कि बंबई के ईडी के ऑफिस में आग लग गई है, दिल्ली के किसी अखबार ने टॉप पेज में नहीं छापा उसको, और उसमें नीरव मोदी से लेकर किस किस की फाइलें जल गई हैं, वहां लिस्ट बन रही है। बंबई के लोकल अखबार देखो तो मालूम पड़ेगा कि टॉप लोगों की फाइलें जल गई हैं उसमें, जो ईडी के आप ऑफिस में आग लगी है। आग तो उत्तर प्रदेश में भी लगी है, शिक्षा निदेशालय में, वहां 69,000 शिक्षक वो भर्ती वाले के मामले की जो फाइलें रखी थी वो जल गई हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शिक्षा आरक्षण में इन्होंने धांधली की थी, चांदी की थी, उससे संबंधित फाइलें हैं वो भी जल गई। तो इस तरीके से फाइलें इसलिए जला के, शिक्षा गर्मियों की में बात। फाइलें जला के ताप रहे हैं अच्छे से, हम्म। ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके। वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए शिक्षा की फाइलें जल गई हैं अभी। और मुझे लगता है शायद यही लक्ष्य रहा होगा इन सब बातों का, इसी वजह से ये हुआ है। नहीं, राइट। ये चलिए, लक्ष्य नहीं रहा होगा, यही लक्ष्य षड्यंत्र रहा है, षड्यंत्र रहा। ठीक है पंकज जी, ठीक है। ठीक है सर। Back.